In today's video, we will explain the structure of nucleus. In the previous video, we already introduced the nucleus. We already discussed that how nucleus have variation in number, position, and shape. So in today's lecture, we will be discuss the detailed structure of nucleus. हमने ऑलरेडी बताया था कि ये न्यूक्लियस जो है ये हमारे पास एक इस तरह ऑर्गेनील है जिसकी सराउंड हमारे पास है टू मेम्ब्रेन। तो हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन है ये हमारे पास इसका है आउटर मेम्ब्रेन जो हमारे पास है साइटोप्लाज्म के करीब। इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और जो हमारे पास इस न्यूक्लियस की न्यूक्लियोप्लाज्म के करीब है तो इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। कलेक्टिवली इन दोनों को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। इसी तरह हमारे पास अगर आप देखें तो इस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान हमारे पास कुछ स्पेस है। इस स्पेस को हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसी तरह अगर आप देखें तो हमारे पास थ्रू आउट इस न्यूक्लियर एनवेलप में हमारे पास होल जो है मौजूद है, पोर्स जो है वो मौजूद है। तो इन होल्स और पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इस ही पोर के थ्रू हमारे पास साइटोप्लाज्म और सेल के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें हमारे पास मटेरियल का एक्सचेंज होता है। अगर हमारे पास न्यूक्लियस में कुछ बनता है, अगर इस न्यूक्लियस में हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनता है, ट्रांसफर आरएनए बनता है या राइबोसोमल आरएनए बनता है तो इसका ट्रांसफर जो है इस न्यूक्लियस से हमारे साथ इस फोर के थ्रू जो है ये बाहर जो है ये होता है। और अगर अगर बाहर से कुछ इस न्यूक्लियस को ज़रूरत है उस साइटोप्लाज्म से तो वो भी हमारे साथ इस न्यूक्लियस को आ सकता है। तो इसीलिए इस पोर में हमारे पास एक स्ट्रक्चर पाया जाता है और उस स्ट्रक्चर को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक सेल के लिए ऐसा काम कर रहा है जैसा कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम करता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये वो पोर है जिसकी थ्रू साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के दरमियान मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो ये थी हमारे पास बेसिकली बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस। अब हम आते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अगर आप न्यूक्लियस के अंदर देखें तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। जिस तरह हमारे पास एक डार्क स्ट्रक्चर हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और यही वो स्ट्रक्चर है जो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए बनाती है और उसको स्टोर करती है। इसी तरह अगर आप देखें तो इस न्यूक्लियोलस के अलावा अगर इस साइटोप्लाज्म में ये खाली जगह है तो ये हमारी इस न्यूक्लियोलस के अलावा इस न्यूक्लियस में हमारे पास जो ये खाली जगह है तो ये हमारे पास इस न्यूक्लियस का मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को जो हमारे पास इंटरनल है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। बेसिकली इस न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे पास होते हैं एंजाइम। ये हमारे पास मुश्तमिल होते हैं एंजाइम पर और इसमें वो एंजाइम हमारे साथ मौजूद होते हैं जो डीएनए की रिप्लिकेशन के लिए हमारे साथ रिक्वायर्ड है। वो एंजाइम मौजूद होते हैं जो डीएनए रिप्लिकेशन के लिए हमारे साथ रिक्वायर्ड है। तो वो सारे एंजाइम जो है ये हमारे पास यहाँ होते हैं।
हमारे पास जो ये डीएनए है और क्रोमोसोम, ये हमारे पास इसी न्यूक्लियस में मौजूद है। तो इसी न्यूक्लियस में ही इस डीएनए और क्रोमोसोम का डिवीजन जो होता है वह ये हम सेल डिवीजन में जो सेल साइकिल है उसमें वह हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये डीएनए जो है इसका जो रिप्लिकेशन होता है तो इसके लिए हमारे पास इंजाइम की ज़रूरत होती है। इंजाइम के बगैर ये रिप्लिकेशन जो है ये नहीं हो सकता। तो उसके लिए जितनी भी इंजाइम हमारे पास रिक्वायर्ड है तो वो हमारे पास इस न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद है। इसके अलावा इस न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे पास डाइवेलेंट आयन भी है। इसमें हमारे पास है मैग्नीशियम +2 आयन, मैंगनीज +2 आयन भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा यह हमारे पास ट्रांसफर आरएनए भी मौजूद है। यहाँ हमारे पास मैसेंजर आरएनए भी है और राइबोसोमल आरएनए भी हमारे पास है। तो ये हमारे पास इसकी ओवरऑल जो कंपोजिशन है वो हमारे पास है यही। और इसका जो हमारे पास ये मेम्ब्रेन है तो ये भी हमारे साथ इसकी कंपोजिशन जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है तो ये भी हमारे साथ प्रोटीन से बना है। तो ये थी हमारे पास न्यूक्लियस की बाउंड्रीज। इसमें हमारे पास एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस और इसका जो ओवरऑल मैट्रिक्स है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हमारे पास रही बात क्रोमोटीन फाइबर की और क्रोमोसोम की। तो वो क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास इसमें कहाँ है? इस न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे साथ इस तरह की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर। अगर हमारे पास एक सेल है और वो इस स्टेज में है कि उसमें डिवीजन नहीं हो रहा, वो सेल जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा, तो उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में होते हैं। जब हमारे पास ये सेल जो है ये डिवाइड होता है तो डिवीजन के दौरान हमारे पास जितना भी सेल साइकिल का प्रोसेस है तो उसमें हमारे पास एक स्टेज ऐसा आता है कि इस क्रोमोटिन फाइबर में हमारे साथ कंडेंसेशन होती है और इसी कंडेंसेशन की वजह से हमारे पास इस क्रोमोटिन का साइज जो है वो हमारे साथ बढ़ जाता है और ये क्रोमोसोम का शक्ल इख्तियार करता है। तो इससे क्रोमोसोम बनते हैं और वो क्रोमोसोम जो है उसमें हमारे पास वो बना होता है डीएनए और प्रोटीन से। तो हमारे पास ये डीएनए जो है ये हमारे पास होता है क्रोमोसोम में और क्रोमोसोम हमारे पास सेल डिवीजन के दरमियान जो है ये बनता है क्रोमोटिन फाइबर की कंडेंसेशन के बाद। तो ये था हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर की न्यूक्लियस का ये स्ट्रक्चर है। इसमें ये क्रोमोटिन फाइबर और क्रोमोसोम को लिटिल बिट हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको क्रोमोसोम का आइडिया भी हो जाए और क्रोमोटिन फाइबर का आइडिया भी आपको समझ में आ जाए और आपको डीएनए का आइडिया भी हमारे पास समझ आ जाए। तो इसके बाद हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। जब आप इस न्यूक्लियस को समझेंगे, क्रोमेटिन फाइबर को समझेंगे, क्रोमोसोम को समझेंगे और आपको इस तरह पता चल जाएगा कि इसमें डीएनए किस तरह मौजूद है, तो फिर आपको सेल साइकिल की अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। So you can take a screenshot. In the next video we will be talking about chromosome.